हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षल ढाके। मैं आपको बीकॉम सेम 3 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है, नागपुर यूनिवर्सिटी के हिसाब से इस सब्जेक्ट में आपको 4 यूनिट्स है। ठीक है, सबसे पहला यूनिट है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। सेकेंड, ब्रांच अकाउंटिंग। थर्ड, इश्यू ऑफ शेयर्स, जो कंपनी अकाउंट्स के नाम से जाना जाता है। एंड नंबर 4, फाइनल अकाउंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, ऐसे 4 यूनिट आपको है और चारों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको आएंगे। 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हर यूनिट से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा और जो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा उसमें 4-4 मार्क के 4 क्वेश्चन रहते हैं एज पर द पेपर पैटर्न व्हिच इज गिवन बाय द आरटी में। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, आपको ये इंश्योर करना है कि जो चीज यहां से मैं बोल रहा हूं वो आपको समझ रही है। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे स्टार्ट करता हूं। हमारा फर्स्ट यूनिट दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, ये सिलेबस क्या है ये सब आपको जब नोट्स मिलेंगे उसमें प्रॉपर डिटेल में लिखा हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है, उसका अकाउंटिंग क्या होता है, पूरा डिटेल में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो देखिए, फिलहाल ये क्वेश्चन आप बाद में लिख लेना। आपके पास ऑप्शन भी है, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बाद में लिखना, पहले मीनिंग समझ लेते हैं। तो देखो, ये ए नाम का पर्सन है जिसका मेन बिजनेस नागपुर में है। ठीक है, ये उसका मेन बिजनेस है। ठीक है, ऑलमोस्ट उसने पूरा नागपुर कैप्चर कर लिया, बहुत फेमस हो गया नागपुर में। ठीक, अब ये ए चाहता है कि उसका बिजनेस अमरावती में स्टार्ट हो, चाहता है, उसकी इच्छा है कि जैसे मैंने नागपुर में पैसा कमाया, नाम कमाया, वैसे मैं नागपुर के बाहर भी कमाऊं। तो ऐसी उसकी इच्छा है, हर बिजनेसमैन की इच्छा होती है कि अपना बिजनेस ग्रो एक्सपांड हो। वैसे भी एक इच्छा है कि अपना बिजनेस जो है वो भी अमरावती में भी स्टार्ट हो, अकोला में भी स्टार्ट हो, वर्धा में भी स्टार्ट हो, जितने भी विदर्भ में जो है सब जगह अपना बिजनेस स्टार्ट हो। ठीक है, स्टार्ट करना बोलना आसान है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए जो मेहनत लगती है, जगह लगती है, कंस्ट्रक्शन लगता है ना, आउटलेट्स ओपन करने पड़ेंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये ए का मेन बिजनेस क्लॉथ का होगा तो उसके लिए उसको शोरूम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ए का बिजनेस में से कुछ भी हो सकता है। वो चाहता है कि अमरावती में उसका बिजनेस स्टार्ट हो, तो अमरावती में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हर्डल क्या है, तो जगह खरीदनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अगर कर भी दिया तो ये एश्योरिटी तो चाहिए कि रिटर्न मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नागपुर में फेमस हो गया तो अमरावती में भी फेमस होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ रहे मेरी बात? तो अगर आप स्टार्टिंग में ही बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर देंगे लेकिन वो बिजनेस अमरावती में अगर चला ही नहीं तो आपका लॉस हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि आपने जो बिजनेस चालू किया था आपको लगा कि वो अमरावती में भी चलेगा, लेकिन आपने वहां पे जगह खरीद ली, कंस्ट्रक्शन कर दिया, लेकिन जितना नागपुर में फेमस होना चाहिए उतना अमरावती में नहीं हुआ।
तो इसमें तो आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो नुकसान से बचने के लिए बिजनेस अमरावती में चालू करेंगे, लेकिन एकदम से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए क्या करेगा, अमरावती में अपने गुड्स भेजेगा। कोई स्टोर नहीं है, कुछ नहीं, ना कोई बिल्डिंग है, तो ये ए जो है वो अपने मेन बिजनेस से प्रोडक्ट अमरावती में भेजेगा। किसके पास, तो अमरावती में एक एजेंट अपॉइंट करेगा जिसका नाम है बी। बी यानी एजेंट है। और एजेंट को बोलेगा ये मैं जो गुड्स नागपुर से भेज रहा हूं वो अमरावती में तू बेच। ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे अमरावती में बिजनेस चालू हो गया ना आपका। कोई बिल्डिंग नहीं, कोई जगह नहीं, लेकिन एजेंट के थ्रू बिजनेस चालू हो गया। ठीक है, एजेंट को अपॉइंट क्यों किया आपने, क्योंकि एजेंट के पास वो स्किल है बेचने की। ठीक है, जितना सेल ज्यादा करेगा उतना उस एजेंट को कमीशन मिलेगा। ये बात तो आप डे टू डे लाइफ में सुनते ही होंगे, कमीशन देना पड़ता है एजेंट। ठीक है, तो देखो ए का मेन बिजनेस नागपुर में है, मिठाइयों का बोलो, कपड़ों का बोलो, है ना। और ए चाहता है कि उसका बिजनेस अमरावती में भी चालू हो। चालू होने में हर्डल्स क्या थे, हर्डल कुछ भी नहीं थी। जगह खरीद सकता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी कर सकता है, पैसा बहुत है, लेकिन वो बिजनेस वहां चलेगा कि नहीं चलेगा, ये थोड़ा सा पॉइंट है दिमाग। तो उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढ के निकाला कि वहां पे प्रोडक्ट बेचने के लिए ये ए ने अपना एजेंट अपॉइंट किया। वो एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ ए वहां ए का प्रोडक्ट बेचेगा, यानी ए का बिजनेस अमरावती में स्टार्ट हो गया थ्रू एजेंट। ठीक है, एजेंट जितना सेल करेगा उतना एजेंट को कमीशन मिलेगा। तो जो अमरावती में बिजनेस चालू हो गया, इस बिजनेस को बोलते हैं कंसाइनमेंट बिजनेस। कंसाइनमेंट मतलब गुड्स भेजे जा रहे हैं, कंसाइनमेंट मतलब गुड्स जो भेजे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ए के बिजनेस नागपुर में भी है और अमरावती में भी है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। तो अमरावती में जो बिजनेस चालू हो गया उसको कंसाइनमेंट बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, जो एजेंट के थ्रू चालू किया। ठीक है, ये दोनों पार्टनर नहीं है, आप दिमाग से वो पॉइंट निकाल दो, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ऐसा कुछ नहीं है। ए ओनर है और बी एजेंट है। ठीक है, इसे कंसाइनर कहते हैं, ए को कंसाइनर कहते हैं, कंसाइनर, और बी को कंसाइन, ये कंसाइनर, और बी को बोलते हैं कंसाइनिंग। ये एजेंट है तो ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है दोनों का, पार्टनर नहीं है। ठीक है, अब ए गुड्स भेज रहा है, भेजने के लिए कुछ खर्चा लगेगा ना, नागपुर से अमरावती भेजना है तो तुमको कैरेज देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देना पड़ेगा। ठीक है, फिर बी के पास प्रोडक्ट पहुंचेंगे, बी भी एक थोड़ा सा रूम लेगा, गोडाउन लेगा, वहां पे वो गुड स्टोर करेगा और वहां से बेचेगा। ऐसे ही ट्रांजैक्शन होंगे धीरे धीरे। फिर बी जितना बेचेगा उसके ऊपर उसको कमीशन मिलेगा। इन दोनों में से प्रॉफिट के लिए काम कौन कर रहा है, प्रॉफिट के लिए काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है कि बी कर रहा है? तो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है ए। ठीक है, और जो प्रॉफिट के लिए काम करता है वही अकाउंटिंग करता है, जो प्रॉफिट के लिए काम करता है वही अकाउंटिंग करेगा। बी प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा है, बी कमीशन के लिए काम कर रहा है।
बी का कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, जितना सेल किया इनटू दैट परसेंट जो डिसाइड हुआ था, बस। प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है ए, तो जो प्रॉफिट के लिए काम करता है वही अकाउंटिंग करता है। तो अकाउंटिंग कौन करेगा इसमें? ए करेगा, उसे बोलते कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए को जो प्रॉफिट फाइंड आउट करना है वो उसके मेन बिजनेस का नहीं कर रहा है। मेन बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए तो ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट बना ही रहा है, ट्रेडिंग पी&एल तो बना ही रहा है मेन बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन अभी उसको मेन बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड आउट नहीं करना है, जो अमरावती में बिजनेस चालू किया है उस बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, कंसाइनमेंट बिजनेस का। इसलिए अभी वो उसके लिए ट्रेडिंग पी&एल नहीं बनाएगा, उसके लिए वो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट कौन बनाएगा? इन द बुक्स ऑफ ए। ये कंसाइनर प्रॉफिट लॉस कंसाइनमेंट बिजनेस का जानने के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा। ठीक है, और कंसाइनमेंट अकाउंट प्रॉफिट लॉस जानने के लिए बना रहा है, और जो भी अकाउंट प्रॉफिट लॉस जानने के लिए बनाया जाता है उसका नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है। जो भी अकाउंट प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन के लिए बनाया जाता है उस अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है एक्सपेंसेस डेबिट एंड इनकम क्रेडिट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट जो बनेगा प्रॉफिट लॉस जानने के लिए, उसके अगर बिजनेस में एक्सपेंस हुआ तो डेबिट में लिखेंगे और इनकम हुआ तो क्रेडिट में लिखेंगे। ये पहला रूल, क्योंकि प्रॉफिट ए निकालना है कंसाइनमेंट बिजनेस का, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया। मेन बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, मेन बिजनेस का प्रॉफिट जानने के लिए मेन बिजनेस अपना ट्रेडिंग पी&एल बनाएगा। ठीक है, और दूसरा अकाउंट बनाएगा कंसाइनिंग। एक इसका अकाउंट हिसाब रखेगा कंसाइनिंग। कंसाइनिंग मतलब एजेंट, एजेंट से कितना पैसा लेना है, उसको कितना देना है, एजेंट से लेन देन जानने के लिए कंसाइनिंग अकाउंट बनाएगा। तो ऐसे दो अकाउंट का रूलिंग ये ए करेगा, कंसाइनमेंट और कंसाइनिंग। ठीक है, बी ये एजेंट है, वो उसको सिर्फ कमीशन मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते। तो अभी एक हमारा क्वेश्चन है आपके सामने ये लिखा हुआ, आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर मैं आपको उसको अकाउंटिंग में पोस्ट कैसे करना, उसकी एंट्रीज क्या होती है, सब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, पहले आप ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। देखिए, कंसाइनर मिस्टर सतीश, कंसाइनी मिस्टर सुधीर। ठीक है, गुड्स से 4 लाख रुपए के भेजे गुड्स। एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर, कंसाइनर ने खर्चे पे किए। ठीक है, एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने भी कुछ खर्चे पे किए। गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने वहां 6 लाख के गुड्स बेच दी। कमीशन चार्ज बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने उसके ऊपर 5% लगाया, और क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 30,000 रुपए का स्टॉक बच गया। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर ही प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो मैं यहां लिखता हूं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर का नाम है सतीश, मिस्टर सतीश। पर्टिकुलर अमाउंट ऐसा रोलिंग होगा।
कंसाइनमेंट अकाउंट, और दूसरा कंसाइनी, कंसाइनी यानी मिस्टर सुधीर, ये कंसाइनी एजेंट भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, पर्टिकुलर अमाउंट ऐसा पुलिंग होगा। ये मेन बिजनेस का अकाउंटिंग नहीं है जो अमरावती में चालू होगा या और कोई अकोला, वर्धा, गोंदिया, जहां पे भी चालू होगा वो कंसाइनमेंट बिजनेस का अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 4 लाख रुपए के गुड्स भेजने का सोचा, किसने? सतीश कंसाइनर कह रहा है कि मैं 4 लाख रुपए के गुड्स भेजूंगा कंसाइनी को, ठीक है। तो उसकी एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेट ऑन कंसाइनमेंट, 4 लाख रुपीस। हमने जो एग्जांपल दिया था आपको, अमरावती में बिजनेस चालू कर रहे थे, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगने वाला था, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा कुछ पता नहीं था, इसलिए हमने एजेंट के थ्रू बिजनेस चालू कर दिया अमरावती में। यानी हमारा प्रोडक्ट अमरावती में तो बेचना चालू हो गया ना धीरे धीरे, तो 1 साल यहाँ से 5-6 साल बाद ऐसा होगा कि हमारा प्रोडक्ट अमरावती में फेमस हो जाएगा, और फेमस हो गया, लोगों को पसंद आ गया, तो हम वहां पे अपना एक ब्रांच ओपन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ही इन्वेस्टमेंट करना ये थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन एक बार फेमस होने के बाद आप वहां पे अपना ब्रांच ओपन कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके बिजनेस को स्टेबल रखेगा, लॉस में नहीं रखेगा आफ्टर बिकमिंग फेमस, ठीक है। तो वैसे ही ये जो सतीश है, इसने 4 लाख रुपए के गुड्स भेजे, तो गुड्स जब भेजेंगे तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। फर्स्ट एंट्री यही होगी क्वेश्चन की शुरुआत में, ठीक है। ये 4 लाख रुपए के गुड्स सतीश के मेन बिजनेस से हट गए, मेन बिजनेस से हट के कंसाइनमेंट बिजनेस में आ गए। ये 4 लाख रुपए के गुड्स सतीश के मेन बिजनेस में से तो हट गए, कौन से बिजनेस में आ गए? कंसाइनमेंट, इसलिए कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखा, यानी एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। आगे ये 4 लाख की एंट्री करते हैं। एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर, कंसाइनर ने 40,000 रुपए खर्चा पे किया। कौन सा खर्चा रहता है सर इसमें? अब ये जो सतीश है, ये तो भेज रहा है, नागपुर से गुड्स भेज रहा है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, बराबर है, उसमें गुड्स की लोडिंग करना पड़ेगा ट्रक में, तो ये सारे खर्चे मिला के 40,000 रुपए लगे, जो कंसाइनर ने पे किए, मतलब सतीश ने पे किए। कौन से बिजनेस के लिए? मेन बिजनेस के लिए नहीं, कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए पे किया, ठीक है। अगर कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए पे किया तो वो कंसाइनमेंट बिजनेस का एक्सपेंस है। कौन से बिजनेस का एक्सपेंस है? कंसाइनमेंट बिजनेस का। तो कंसाइनमेंट बिजनेस का एक्सपेंस कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट होता है। कौन से अकाउंट को डेबिट होता है? कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट होता है। और सतीश के पास से क्या गया? सतीश यानी कंसाइनर पे कर रहा है, सतीश के पास से कैश गया, और कैश अकाउंट का रूल है, रियल अकाउंट है, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो कैश जा रही है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेगा। तो याद क्या रखना, एक्सपेंस हुआ तो कंसाइनमेंट को डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट होगा, ये 100% है। और पे कर रहा है कंसाइनर, तो कंसाइनर का ही तो बुक में अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो कंसाइनर के पास से जा रही है कैश, कैश गोज आउट तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा।
यानी एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये है एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, अमाउंट है 40,000। ठीक है, अगर ये एक्सपेंस उसके मेन बिजनेस के लिए पे करते, कैरेज होता, ट्रांसपोर्टेशन होता, अगर ये 40,000 उसके मेन बिजनेस के लिए पे होते तो एंट्री होती कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या एंट्री होगी? कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। जो मैं चीजें यहां से बोल रहा हूं वो आप समझ सकते हैं क्योंकि ये बेसिक ट्रांजैक्शन है जो आप फर्स्ट सेम में पढ़ चुके हैं। तो ये 40,000 मेन बिजनेस का खर्चा होता तो एंट्री होगी कैरेज अकाउंट डेबिट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन ये कंसाइनमेंट बिजनेस का है इसलिए एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, नेक्स्ट आगे 40,000 की एंट्री कर दी। अब ये 40,000 का खर्चा पे करने के बाद ये गुड्स कंसाइनर से निकल गए, कंसाइनी के पास पहुंचे, तो कंसाइनी को भी तो उसका खर्चा कुछ तो लगेगा, उसको गुड्स को अनलोड करने पड़ेंगे, है ना। उसके बाद उसको एक किराए का गोडाउन लेना पड़ेगा, वहां का किराया देना पड़ेगा, वहां जाके थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। ये सारे खर्चे कंसाइनी पे करेगा फिलहाल के लिए, फिर ये खर्चा कंसाइनी कंसाइनर से वसूल कर लेगा, फिलहाल के लिए तो पे करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बिजनेस है कंसाइनर, तो सारे एक्सपेंसेस कंसाइनर ने ही बेयर करने चाहिए। कंसाइनी क्यों बेयर करेगा? क्योंकि बिजनेस करना है कंसाइनर को, तो सारे एक्सपेंसेस भी कंसाइनर ही पे करेगा। लेकिन जब वो प्रोडक्ट कंसाइनी के पास पहुंच जाते हैं तो वहां के जो छोटे मोटे खर्चे रहते हैं वो कंसाइनी अपने जेब से पे करता है, बाद में वो पैसे कंसाइनी कंसाइनर से वसूल कर लेता है। ठीक है, तो बताओ ये 20,000 रुपए फिलहाल के लिए पे किसने किए? फिलहाल के लिए पे कंसाइनी ने। कंसाइनी ने किए मतलब एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट होने वाला है। कंसाइनमेंट बिजनेस का ही एक्सपेंस है तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट होने वाला है। लेकिन क्या मिस्टर सतीश के पास से कैश है? ये कैश किसने पे किया है? कैश पे किया है कंसाइनी ने। तो इन फ्यूचर ये सतीश कंसाइनी को वो पैसा वापस दे देगा। अरे हाँ कि ना, पैसा देना है और पर्सनल अकाउंट का रूल है, अगर इस व्यक्ति से कंसाइनी से पैसा लेना है तो डेबिट में लिखना, और उस पर्सन को अगर पैसा देना है तो उसको क्रेडिट करना। तो ये 20,000 रुपए इन फ्यूचर कंसाइनी को देना है, इसलिए कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट होगा, कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट होगा। और एक्सपेंस है इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा, यानी एंट्री होगी टू कैश। तो नहीं लिखूंगा मैं, कैश किसने पे की? सुधीर ने, तो टू मिस्टर सुधीर अकाउंट, ब्रैकेट में एक्सपेंस 20,000। ठीक है, तो अभी आपको मैंने 3 एंट्री बताई। पहली एंट्री प्रोडक्ट गुड्स भेजने की, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। दूसरी एंट्री एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। आप एंट्री लिख भी सकते हैं। ठीक है, थर्ड एंट्री एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सुधीर कंसाइनी। ठीक है, थर्ड 3 एंट्री हो गई। अब हमने इन द बुक्स ऑफ सतीश 2 ही अकाउंट बनाया, तो ये जो कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखा है मिस्टर सुधीर अकाउंट, तो सुधीर अकाउंट के भी क्रेडिट में लिखना पड़ेगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट।
लेजर पोस्टिंग का रूल है ना। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू सुधीर, तो सुधीर के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखा है टू कैश, और सतीश के लेजर में कैश होगा, कैश, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट लिखा होगा। कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए स्पेशल कैश अकाउंट नहीं बनता है, पूरे बिजनेस का कैश अकाउंट एक ही बनता है, ठीक है। तो इस कैश अकाउंट का सेकंड इफेक्ट वो कैश अकाउंट के क्रेडिट में गया होगा, हमें वो प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखा है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो एक अकाउंट बनता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। मैं बताऊंगा जैसे आगे आगे जैसे बढ़ूंगा वो अकाउंट भी प्रिपेयर करके बताऊंगा। तो कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखा है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो दूसरा बनेगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट। इसके डेबिट में तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अमरावती, अकोला, वर्धा जो भी है जहां बिजनेस चालू कर रहे हैं, वहां पे प्रोडक्ट बेचेंगे, कौन बेचेगा? कंसाइनी बेचेगा ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। तो कितने रुपए में बेचे? तो 6 लाख रुपए में बेचे, ठीक है। वो 6 लाख रुपए का सेल किया किसने? सुधीर, यानी कंसाइनी ने किया। तो 6 लाख रुपए जमा किसके पास होंगे? सुधीर के पास होंगे। लेकिन क्या वो 6 लाख रुपए सुधीर के हैं क्या? वो सेल भले ही सुधीर ने किया, लेकिन वो 6 लाख रुपए सुधीर के खुद के हैं क्या? वो 6 लाख रुपए है कंसाइनमेंट बिजनेस के, कंसाइनर के। तो कंसाइनर क्या बोलेगा कि हमें वो 6 लाख रुपए सुधीर से लेना है। डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, उसको डेबिट करो जिससे पैसा लेना है। सुधीर से पैसा लेना है सेल का, इसलिए सुधीर अकाउंट डेबिट होगा। और ये जो 6 लाख का सेल हुआ ये बिजनेस का इनकम है। एक्सपेंस को डेबिट करते हैं तो इनकम को कंसाइनमेंट के अकाउंट के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो एंट्री होगी सुधीर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, 6 लाख रुपीस। और कंसाइनमेंट के क्रेडिट में, और सुधीर के डेबिट में लिखा कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट के क्रेडिट में बाय मिस्टर सुधीर। ये आ गया आपका सेल, 6 लाख रुपीस। आगे, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। उसके बाद ये जो एजेंट है कंसाइनिंग, वो कमीशन के लिए काम करता है, उसको 5% कमीशन देना है, ठीक है। कमीशन दिया मैंने बात नहीं कर रहा हूं मैं, कमीशन देना है, कमीशन इज पेएबल, ठीक है। अब कमीशन देना ये कंसाइनमेंट बिजनेस का एक्सपेंस है कि इनकम है, ये बताओ। मिस्टर सतीश के लिए वो कमीशन पे करना बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट होगा, बराबर है। और ये एक्सपेंस देना है सुधीर को देना है, सुधीर अकाउंट को क्रेडिट होगा। तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सुधीर अकाउंट, ये है कमीशन। कमीशन है 5% सेल का, सेल है 6 लाख रुपीस, तो 6 लाख रुपीस का 5% दैट इज 30,000, ठीक है। कंसाइनमेंट के डेबिट में टू सुधीर, तो सुधीर के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट, 30,000। 5 एंट्री होगी।
पहले गुड्स भेजने की कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, फिर कंसाइनमेंट टू कैश एक्सपेंस पे किए वो, फिर कंसाइनमेंट टू सुधीर जो वहां जाके उसने खर्चे पे किए कंसाइनिंग, ठीक है, फिर सेल हुआ सुधीर टू कंसाइनमेंट और फिर कमीशन दिया कंसाइनमेंट टू सुधीर। अब ये जो बेसिक एंट्री है ये हर क्वेश्चन में रहने वाली है, बदलने वाली बिल्कुल नहीं, खाली अमाउंट बदलेगी और नाम बदलेंगे कंसाइनर कंसाइनर, एंट्री कंसेप्ट वही रहेगा। आप भी जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको पहला गुड्स भेजने की एंट्री, फिर एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर की एंट्री, फिर एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी की एंट्री, ऐसे ही सीक्वेंस से चलना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब 30,000 का स्टॉक बच गया, जो भेजा था यहां से उसमें से पूरा नहीं बेचा गया, 30,000 का स्टॉक बच गया, इसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। क्लोजिंग स्टॉक मतलब इसको कंसाइनमेंट स्टॉक बोलते हैं बिजनेस का। ये भले अमरावती में पड़ा है स्टॉक, लेकिन ये स्टॉक की ओनरशिप जो है ना वो हमेशा कंसाइनर के पास है। कंसाइन एजेंट के पास कोई ओनरशिप नहीं है, एजेंट को सिर्फ आप वो फिजिकली गुड्स ट्रांसफर करते हो यहां से वहां, लेकिन उस गुड्स की ओनरशिप जो है ना वो हमेशा कंसाइनर के साथ ही रहती है। ओनरशिप थोड़ी ट्रांसफर हो, ओनरशिप ट्रांसफर कब होता है जब वो सेल हो जाएगा, है ना। हमने कंसाइनी को गुड्स भेजे हैं, बेचे नहीं है, ठीक है। तो उस बिजनेस में 30,000 के स्टॉक बच गए, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को यहां क्रेडिट में लिखना पड़ता है बाय कंसाइनमेंट स्टॉक के नाम से 30,000। अब क्रेडिट में क्यों लिखा, इसका लॉजिक ये है। अब आपको पता है, आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिखते हैं। ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल बनेगा, ओपनिंग स्टॉक तो डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। वो सही है, आपका सोचना भी एकदम सही है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो आप सुन लीजिए। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में वही गुड्स का खर्चा लिखना अलाउड है जो गुड्स आपने बेचे हैं। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, मैं और एक बार रिपीट करता हूं। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में वही गुड्स का खर्चा लिखना अलाउड है, वही गुड्स का खर्चा लिखना अलाउड है जो गुड्स आपने बेचे हैं, ठीक है। बेचे हुए गुड्स का ही खर्चा डेबिट में लिखना अलाउड है। अब समझो, जो गुड्स आपने बेचे हैं उसको लगने वाला खर्चा ही डेबिट में लिखना अलाउड है, लेकिन ये 30,000 के गुड्स बेचे नहीं है, बचे हैं। ये 30,000 के गुड्स बेचे नहीं है, बचे हैं, फिर भी इसका खर्चा डेबिट में इंक्लूड था, तो वो तो डेबिट में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि डेबिट में क्या रहना चाहिए, बेचे हुए गुड्स का खर्चा ही डेबिट में लिखना अलाउड है। बेचे हुए गुड्स का खर्चा ही डेबिट में लिखना अलाउड है, लेकिन ये बचे हैं फिर भी डेबिट में थे, उसको डेबिट में से हटाना पड़ेगा, और डेबिट में से हटाना है तो उसको क्रेडिट साइड अपोजिट साइड में लिखा जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, मतलब ये 30,000 का जो गुड्स का कॉस्ट बचा है ये डेबिट में से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्योंकि डेबिट में उसको रहने का हक नहीं है, क्योंकि डेबिट में वही गुड्स का खर्चा लिखना अलाउड है जो गुड्स हमने बेचे हैं। भूलना नहीं है, दो बार 10 बार रिवाइंड कर करके उसको रिपीट कर दो, दिमाग में फिट कर दो, क्योंकि डेबिट में वही गुड्स का खर्चा लिखते हैं जो गुड्स हमने बेचे हैं, वो खर्चा है ना कॉस्ट, वही गुड्स की कॉस्ट लिखते हैं जो गुड्स हमने बेचे हैं, ठीक है। क्लोज हो गया। अब आगे सारे ट्रांजैक्शन हो गए, अब कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करें, ठीक है। 6,30,000 क्रेडिट की टोटल है, और डेबिट की टोटल 4,40,000 प्लस 460, 60 प्लस ये 4,90,000। तो डिफरेंस है
1,40,000। ठीक है, ये डिफरेंस को उस साइड में लिखते हैं जिस साइड की टोटल कम है, डेबिट साइड की टोटल कम है इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे, और दोनों साइड की टोटल 6,30,000। अब बताओ ये 1,40,000 क्या है? क्रेडिट में आपने इनकम लिखा है, डेबिट में आपने एक्सपेंस लिखा है, इनकम इज मोर देन एक्सपेंस तो प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट से निकल के P&L अकाउंट में जाता है। ये प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है? P&L में, यानी एंट्री होगी कंसाइनमेंट टू P&L। लॉस होता तो ये इधर डिफरेंस आता, फिर वो लॉस P&L के डेबिट में जाता, P&L टू कंसाइनमेंट। ठीक है, जैसे ही अकोला में बिजनेस है, अकोला से प्रॉफिट हुआ, अमरावती से भी प्रॉफिट हुआ, वर्धा से लॉस हुआ, ये सारे प्रॉफिट लॉस कहां मिल जाएंगे? P&L में मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे सुधीर, सुधीर से लेना है 6 लाख, बराबर, क्योंकि उसने हमारा गुड्स बेच के दिया 6 लाख रुपए उससे लेना है, लेकिन उसको हमको 20 और 30 यानी 50,000 उसको देना है। तो वो क्या करेगा सुधीर? 6 लाख में से 50 अपने पास रख लेगा और 5.5 लाख रुपए सुधीर सतीश को भेज देगा। ठीक है, तो यहां बैलेंस आ रहा है 6 लाख रुपए दोनों साइड की टोटल, और बैलेंस 5,50,000। ये बैलेंस अगर सुधीर भेज देता है, सेटल कर देता है, सेटल या तो चेक के थ्रू करेगा या फिर कैश के थ्रू करेगा। अगर सुधीर कैश भेजता है सतीश को तो सतीश के पास कैश आएगा, कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, और सुधीर गिवर है तो क्रेडिट, यानी एंट्री होगी कैश टू सुधीर। पैसे मिल रहे हैं ना सुधीर से, कैश टू सुधीर। चेक मिल रहा तो बैंक टू सुधीर, बैंक में डालेंगे चेक। ठीक है, और बिल ऑफ एक्सचेंज अगर मिला तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल कम्स इन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुधीर। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में बोला नहीं है तो इसके सामने लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस कैरिंग आउट। सेटलमेंट अभी होना बाकी है, हुआ रहता तो बाय कैश आएगा या फिर बाय बैंक आएगा या फिर बाय बिल्स रिसीवेबल आएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन अभी बोर्ड पे लिखा है इतनी एंट्री रोज रहेगी। मैं 2-3 दिन एंट्री पे ही फोकस करूंगा, लेकिन जो 2-3 दिन हो जाने के बाद ये बेसिक क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा, इस आंसर सॉल्यूशन को पूरा नोट डाउन कीजिएगा, 1-2 बार उसको रिवाइज करके अच्छे से पढ़ लिया करो, फिर हम अगले क्लास में इसका आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे इन द बुक्स ऑफ सतीश कंसाइनमेंट अकाउंट और सुधीर अकाउंट बनेगा, वैसे ही इन द बुक्स ऑफ सुधीर, सुधीर सिर्फ सतीश का अकाउंट बनाता है। सुधीर किसका अकाउंट बनाता है? सतीश। वो मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में कैसे होता है। ठीक है, पहला क्लास है इसलिए एकदम बेसिक क्वेश्चन, सब कैलकुलेशन सीधे से दे, तो आगे वाली क्लास में थोड़े से कैलकुलेशंस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आप बेसिक चीजें नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और हम आज का लेक्चर यहाँ पे भी खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।